तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो मतलब लगभग हर उस इंसान के दिमाग में आता है जिसने कभी मार्केट का चार्ट देखा हो। आखिर क्यों क्यों 99% मतलब 99% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है। राइट। और आज ना हम किसी गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में बात नहीं करने वाले। हमारा लक्ष्य सीधा दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के दिमाग का ब्लूप्रिंट समझना है। बिल्कुल। और ये ब्लूप्रिंट हम निकाल रहे हैं द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट से, जिसे लॉरेंस ए कनिंघम ने कंपाइल किया है। ये सीधा उनके लेटर्स पर आधारित है। हाँ, तो हमारा मिशन इस चर्चा को इतना विस्तार से इतनी डिटेल में समझना है कि हम सिर्फ रूल्स की एक लिस्ट ना पढ़ें, बल्कि उनके पीछे का जो जो डीप लॉजिक है ना, उसको एनालॉजीज के साथ तोड़कर समझें। तो शुरू करते हैं। लोग मार्केट में हमेशा सिर्फ पैसा लगाने की बात करते हैं, लेकिन मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल है, समझकर पैसा लगाने का असली मतलब आखिर क्या होता है? यहाँ एक आम और एक स्मार्ट इन्वेस्टर का फर्क कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए, समझकर पैसा लगाने का असली मतलब है ना, प्रोबेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी को अपने पक्ष में करना। एक आम इन्वेस्टर मार्केट को एक कसीनो की तरह देखता है। मतलब आज पैसा डाला और कल ही उसको आसानी से रिजल्ट चाहिए। अरे वही तो, रातों रात डबल करना है सबको। हाँ, एग्जैक्टली। पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये जानता है कि किसी भी सफलता का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो उसका माइंडसेट होता है। और यहीं पर बफेट का सबसे बड़ा रोल आता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो बड़ा साफ कहते हैं कि अगर कोई किसी स्टॉक को 10 साल तक होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है ना, तो उसे स्टॉक को 10 मिनट के लिए भी नहीं खरीदना चाहिए। ये नजरिया इन्वेस्टिंग को एक रोज जीतने और हारने वाले सट्टेबाजी वाले गेम से निकालकर एक पेशेंस के प्रोसेस में बदल देता है। पर आप देखिए, ये 10 साल वाली बात सुनने में या पढ़ने में तो मतलब बहुत आसान लगती है, पर रियल लाइफ में इसे जीना बहुत मुश्किल है। मैं इसको ना किसान की एनालॉजी से देखता हूँ। कैसे? जैसे अगर एक किसान जमीन में बीज बोता है, तो वो अगले दिन सुबह उठकर मिट्टी खोदकर थोड़ी देखता है कि पेड़ कितना बड़ा हुआ। सही बात है। उसे पता है कि मौसम आएंगे, बारिश होगी, धूप निकलेगी और एक लंबा समय लगेगा, तब जाकर वो बीज पेड़ बनेगा। वही पेशेंस इन्वेस्टिंग में चाहिए। पर आजकल मार्केट में लोग रोज सुबह अपना पोर्टफोलियो चेक करके एक तरह से मिट्टी खोद रहे होते हैं। सही बात है। और लोग मिट्टी रोज इसलिए खोदते हैं क्योंकि उनका जो इमोशनल डिसिप्लिन है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। फियर और क्रीड, मतलब डर और लालच, यही दो इमोशंस पूरे मार्केट को चलाते हैं। राइट। बफेट इसके लिए एक बड़ा फेमस रूल देते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इससे हम एक लंबे सफर के मौसम की तरह समझ सकते हैं। जब मार्केट में भयंकर तूफान आता है तो आम लोग डर के मारे पैनिक में अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, एक तरह से अपनी खेती उजाड़ देते हैं। हाँ, और जब मौसम बड़ा सुहाना होता है तो सब ओवर स्पीडिंग करने लगते हैं, लालच में आकर हर चीज महंगी खरीद लेते हैं। तब तो स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो तूफान में अपॉर्चुनिटी देखता है। लेकिन यहां ना बफेट एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब सिर्फ वही खरीदो जो आपको समझ आता हो। बिल्कुल, अपना दायरा समझना। पर यहां मेरे दिमाग में एक पुशबैक आ रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। अगर किसी को ये नई टेक्नोलॉजी नहीं समझ आती और वो इन रैपिड ग्रोथ सेक्टर्स में इन्वेस्ट ना करे, तो क्या ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है? ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी का डर है ना, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अपना दायरा छोटा रखना वीक होना नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केट में हजारों कंपनीज हैं, हमें हर एक पिच पर बात घुमाने की जरूरत नहीं है। मतलब सिलेक्टिवली खेलना है। एग्जैक्टली। हम पिच पर आराम से खड़े रह सकते हैं और उस एक बॉल का वेट कर सकते हैं जो हमारे स्वीट स्पॉट में हो। अगर किसी को एआई नहीं समझ आता पर उसे एफएमसीजी या बैंकिंग अच्छे से समझ आता है, तो वो वहां फोकस करके भी उतनी बल्कि उसे कहीं ज्यादा वेल्थ बना सकता है। नुकसान तो वहां होता है जब कोई दूसरों की देखा देखी में, फोमो के चक्कर में आकर बिना समझे पैसा लगाता है। ये पॉइंट तो बहुत सॉलिड है। लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए कि मैं अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर हूं और मुझे मान लीजिए जूते बनाने का बिजनेस बहुत अच्छे से समझ आता है, पर मार्केट में ऐसी 50 कंपनियां हैं जो जूते बनाती हैं। तो एक इन्वेस्टर ये कैसे तय करेगा कि कौन सी कंपनी सच में एक ताकतवर बिजनेस है और कौन सी सिर्फ एक फ्लैशी टिकर सिंबल है जिसका आगे चल के कोई फ्यूचर ही नहीं है? यहां से एनालिसिस का अगला और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है।
लोग जब स्क्रीन पर टिकर देखते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि उस टिकर के पीछे एक असली कंपनी है जिसमें असली लोग काम कर रहे हैं। बफेट किसी भी स्टॉक को एक पूरे बिजनेस के छोटे हिस्से के रूप में देखते हैं, वो बस चार्ट्स नहीं देखते। बिल्कुल नहीं। वो चार्ट पर ऊपर नीचे होते पैटर्न्स नहीं पढ़ते, वो बिजनेस के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। और एक मजबूत बिजनेस चुनने के लिए वो इकोनॉमिक मोट ढूंढते हैं। इकोनॉमिक मोट मतलब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो पुराने जमाने में किले के चारों तरफ जो पानी से भरी खाई होती थी, बिल्कुल। जो दुश्मन को किले के अंदर आने से रोकती थी। बिजनेस में इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, वही खाई। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में मोट का मतलब है वो कंपेटिटिव एडवांटेज जो किसी और कंपनी को आपका मार्केट शेयर और आपके कस्टमर्स छीनने से रोकता है। ये मोट कई तरह की हो सकती है, जैसे एक मजबूत ब्रांड पावर। जैसे लोग एक स्पेसिफिक ब्रांड का फोन ही खरीदते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए। एग्जैक्टली। या पर स्विचिंग कॉस्ट हो सकती हैं, जहाँ किसी कस्टमर के लिए एक सॉफ्टवेयर छोड़कर दूसरा नया सॉफ्टवेयर सीखना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें चेक करने के लिए मुख्य रूप से 3 सवाल हैं जो बफेट पूछते हैं। पहला, कंपनी एग्जैक्टली पैसा कैसे कमाती है? दूसरा, क्या उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोट है जो उसे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करवाएगा? और तीसरा, क्या आने वाले 20 सालों में उसके प्रोडक्ट की डिमांड और प्राइसिंग पावर बनी रहेगी? प्राइसिंग पावर मतलब दाम बढ़ाने की ताकत। हाँ, ऐसे बिजनेसेस जो अपने दाम बढ़ा सकते हैं बिना अपने कस्टमर्स खोए, वो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। मैं ना इसको एक और एनालॉजी से जोड़ना चाहूंगा ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको दुकान खरीदने की तरह सोचिए। अगर किसी का दोस्त उसके पास आए और बोले कि भाई मैं एक मोबाइल की दुकान खोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए दे दे, तो कोई भी इंसान बिना सोचे पैसे थोड़ी दे देगा। बिल्कुल नहीं, वो 10 सवाल पूछेगा। वही ना, लोग पूछेंगे कि दुकान कहाँ खोल रहे हो, आसपास कंपटीशन कितना है, हर फोन पर मार्जिन कितना मिल रहा है, कस्टमर वापस आएगा या नहीं। जब हम एक छोटी सी दोस्ती में बिना सब कुछ चेक किए पैसे नहीं देते, तो मार्केट में एक अनजान कंपनी के स्टॉक में लोग सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप पर क्यों पैसे डाल देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बस स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री खरीद रहे हैं, कोई रियल फैक्ट्री या दुकान नहीं। स्टॉक को एक फिजिकल बिजनेस मानना ही इस समस्या का सबसे बड़ा इलाज है। अब जब हमें समझ आ गया कि एक मजबूत बिजनेस कैसे चुनना है, तो अगला कदम है उसकी सही कीमत तय करना। यहाँ एंट्री होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। हाँ, वो एक बड़ा फेमस कोट है ना, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ये लाइन तो हर वैल्यू इन्वेस्टर का एक तरह से मंत्र बन चुकी है। पर आमतौर पर मार्केट में लोगों को लगता है कि सस्ता स्टॉक मतलब अच्छा स्टॉक। उन्होंने पीई रेशियो कम देख लिया और उन्हें लगता है बस यही वैल्यू इन्वेस्टिंग है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है। देखिए, सस्ता होना और अंडरवैल्यूड होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। एक कचरा बिजनेस जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो कितने भी कम दाम पर मिले, वो सस्ता तो है पर उसमें कोई वैल्यू नहीं है। बफेट के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की करंट आमदनी, आने वाले वक्त की ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। इसे निकालने का एक कॉमन तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसे DCF कहते हैं। वे DCF थोड़ा टेक्निकल लगता है सुनने में। हमारे कई सुनने वाले फाइनेंशियली लिटरेट हैं, पर DCF को दिमाग में विजुअलाइज करना थोड़ा ट्रिकी होता है। इसे अगर हमें आसान शब्दों में तोड़ना हो तो कैसे समझाएंगे? इसे ऐसे देखिए, मान लीजिए आप एक फैक्ट्री खरीद रहे हैं जो अगले 10 साल तक हर साल 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाने वाली है। ठीक है, तो टोटल हो गया 1000 करोड़। हाँ, पर अगर आप आज उस सारे फ्यूचर के कैश को एक साथ आज की तारीख में देखना चाहें, तो आपको आने वाले सालों की इन्फ्लेशन और आज के इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से उसे डिस्काउंट करना पड़ेगा। उसकी आज की औकात निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर का 100 करोड़ आज के 100 करोड़ के बराबर नहीं होता। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी पावर कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो वो 1000 करोड़ जो फ्यूचर में आएगा, डिस्काउंट करने के बाद शायद आज उसकी वैल्यू 600 करोड़ ही हो। ये 600 करोड़ उस फैक्ट्री की इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब अगर शेयर मार्केट उस बिजनेस को आज पैनिक के माहौल में 400 करोड़ में बेच रहा है, तो आपके लिए ये एक शानदार डील है, क्योंकि 600 करोड़ की चीज 400 में मिल रही है। बिल्कुल। पर अगर मार्केट में यूफोरिक माहौल है और वही बिजनेस 800 करोड़ में मिल रहा है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। तो इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच का जो फर्क है, यानी 600 रुपए की चीज 400 रुपए में लेना, ये जो 200 रुपए का गैप है, यही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है।
मुझे तो ये किसी बड़े मॉल में मिलने वाली ऑफ सीजन सेल की तरह लग रहा है। ऑफ सीजन सेल? कैसे? जैसे जैसे एक प्रीमियम ब्रांडेड कपड़ा है, उसकी क्वालिटी और सिलाई बहुत अच्छी है, आम दिनों में वो 10,000 का मिलता है, पर ऑफ सीजन सेल की वजह से टेम्पररी रूप से 5,000 का मिल रहा है। ब्रांड की क्वालिटी वही है, बस टेम्पररी डिस्काउंट मिल रहा है। अरे वाह, एनालॉजी समझने के लिए बहुत बढ़िया है। पर इसमें एक छोटा सा फर्क जरूर है। कपड़े की जो वैल्यू है ना, वो वक्त के साथ कम होती जाती है, पर एक बढ़ते हुए मोट वाले बिजनेस की वैल्यू वक्त के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। इस क्वेश्चन का, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मुख्य फायदा क्या है पता है? हम इंसान हैं, हमारी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। हाँ, हम फ्यूचर ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। राइट। या कोई नई मैक्रो इकोनॉमिक आफत आ सकती है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस अनजाने नुकसान से बचने का एक शील्ड बन जाता है। अगर अंदाजा थोड़ा गलत भी निकले तो भी प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन सेफ रहता है। तो सस्ते में एक अच्छा बिजनेस ले लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल गया, तो क्या अब रिस्क जीरो बचा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि शेयर का प्राइस रोज ऊपर नीचे हो रहा है, जो वॉलेटिलिटी है वही तो असली रिस्क है। कन्वेंशनल फिनेंस की किताबें यही सिखाती हैं कि वॉलेटिलिटी ही रिस्क है, पर बफेट के मुताबिक ये पूरी तरह से गलत है। उनके हिसाब से प्राइस का ऊपर नीचे होना रिस्क नहीं है, बल्कि एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए वही एक अपॉर्चुनिटी है। असली रिस्क की उनकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। बिना समझे इन्वेस्ट करना मार्केट स्टेबल होने पर भी उतना ही खतरनाक है। तो इसका मतलब वो जो पुरानी डिबेट है, डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन वाली, सलाह दी जाती है ना कि 20-30 स्टॉक्स में पैसा बांट दो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इस पर बफेट का क्या मानना है? बफेट का स्टैंड यहाँ बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। अगर कोई इंडेक्स फंड इन्वेस्टर है जिसे बिजनेस की समझ नहीं है तो ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। पर अगर कोई खुद एक्टिव स्टॉक पिकिंग कर रहा है तो 40 ऐसी कंपनीज खरीदना जिनके बारे में थोड़ा बहुत पता हो, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है 5 ऐसी कंपनीज खरीदना जिनकी पूरी और गहरी समझ हो। और यहीं पर उनके वो 2 गोल्डन रूल्स आते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल 1। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें कभी नुकसान ही नहीं हुआ होगा। नहीं, लॉस तो सबको होता है। इसका मतलब लॉस को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। हाँ, मतलब इसका तात्पर्य है अननेसेसरी रिस्क ना लेना, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल से बचना। मुझे ये किसी प्रोफेशनल ड्राइवर और एक रेकलेस मतलब अनाड़ी ड्राइवर के फर्क जैसा लगता है। एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर 200 की स्पीड पर भी सेफ होता है क्योंकि उसे पता है वो क्या कर रहा है, पर एक अनाड़ी ड्राइवर थ्रिल के चक्कर में 100 की स्पीड पर भी एक्सीडेंट कर देगा। ड्राइवर वाली बात ठीक है, पर ट्रैक पर ना ड्राइवर को तूफान सामने से आता दिखता है। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्रैश आने से ठीक एक दिन पहले मौसम सबसे सुहाना लग रहा होता है, सब कमा रहे होते हैं। इसलिए सिर्फ कैलकुलेशन काफ़ी नहीं है। एक बढ़िया बिजनेस और सेफ्टी मार्जिन भी फेल हो सकता है अगर उस कंपनी को चलाने वाले लोग सही ना हो तो। ओह, मतलब ह्यूमन एलिमेंट, मैनेजमेंट। यहाँ आकर तो बड़ी बड़ी मोट वाली कंपनीज डूब जाती हैं। एक जहाज कितना भी नया और तगड़ा क्यों ना हो, अगर उसका कप्तान ही बेईमान या एक्सपीरियंस लेस है तो जहाज तो डूबेगा ही। पर इस ह्यूमन एलिमेंट को, कंपनी के मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करने के तरीके क्या हैं? मैनेजमेंट इवैल्यूएट करने के 3 मेन तरीके हैं। सबसे पहले देखी जाती है उनकी हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। क्या वो बुरे वक्त में भी सामने आकर सच बोलते हैं या सिर्फ अकाउंटिंग ट्रिक से नंबर्स को बदल देते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी कैपेबिलिटी, खासकर उनका कैपिटल एलोकेशन स्किल। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे कैपिटल एलोकेशन को? हाँ, इसको एक रेस्टोरेंट मैनेजर की तरह समझिए। रेस्टोरेंट साल के अंत में प्रॉफिट कमा रहा है। अब मैनेजर उस प्रॉफिट को वापस नए टेबल्स, बेहतर किचन में लगाता है या फिर उस पैसे को निकालकर किसी अनजान फील्ड में डाल देता है, जैसे अचानक एयरलाइंस खोलने लगता है, जिसे पीटर लिंच डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एक काबिल मैनेजमेंट वही है जो जानता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स को कहाँ और कैसे लगाना है ताकि रिटर्न लगातार बढ़ता रहे। और तीसरा बिंदु कौन सा है? तीसरा है ओनर वर्सेस एम्प्लॉय माइंडसेट। एक एम्प्लॉय माइंडसेट वाला मैनेजमेंट सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स, बोनस और आज के शेयर प्राइस पर फोकस करेगा। पर ओनर माइंडसेट का मतलब है लॉन्ग टर्म सोचना और शेयर होल्डर्स के पैसे की उतनी ही इज्जत करना जितनी वो अपने खुद के पैसे की करते हैं। लेकिन एक सेकंड, हम बाहर बैठे हैं, लैपटॉप पर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं,
एक आम इन्वेस्टर मैनेजमेंट की ऑनेस्टी को सच में कैसे जज कर सकता है? हम उनसे पर्सनली तो मिले नहीं हैं। ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। इसका सबसे अच्छा टेस्ट होता है लेटर्स टू शेयर होल्डर्स और अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स में, खासकर उन सालों में जब कंपनी को लॉस हुआ हो। जब बुरा वक्त चल रहा हो। एग्जैक्टली जब कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है, क्या मैनेजमेंट खुलेआम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है या फिर वो खराब इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसी और इन्फ्लेशन को दोष देने लगते हैं? जो सीईओ अपनी गलती मानता है और नंबर्स ट्रांसपेरेंट रखता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ठीक है, मैनेजमेंट का भरोसा मिल गया, बिजनेस बढ़िया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। अब क्या? अब बारी आती है वेल्थ को रियलिटी में बड़ा होते हुए देखने की। टाइम और कंपाउंडिंग का जादू। कि सफलता का सबसे बड़ा राज यही कंपाउंडिंग और टाइम है। इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। एक छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ से नीचे आता है तो शुरू में वो धीरे बड़ा होता है, पर थोड़ी देर बाद वो इतना विशाल हो जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है। पर देखिए, कंपाउंडिंग का मैथ्स तो सब जानते हैं। 10,000 रुपए पर 15% रिटर्न एक साल में 11,500 होता है, पर 15 साल में मल्टीप्लाई हो जाता है। पर मैथ से ज्यादा यहाँ पर टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट का खेल है। लोग रोज मिट्टी खोद कर देखते हैं। और इसी इम्पेशंस को टारगेट करते हुए बफेट का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जिसमें सब्र नहीं है, उसका पैसा सब्र करने वाले के पास चला जाता है। मैं इसको ट्री प्लांटिंग से रिलेट करता हूँ। अगर आपने बीज बोया है और अगले दिन उसे खोद देंगे तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। सही बात है, डिसिप्लिन से ही वो स्नोबॉल इफेक्ट काम करता है, पर फिर भी लोग गलती करते हैं। वही मेरा अगला सवाल यही था कि सब कुछ इतना लॉजिकल और क्लियर लग रहा है अभी बात करने में, फिर भी 99% लोग फेल क्यों होते हैं? वो आम गलतियां क्या हैं जो लोग बार बार करते हैं? गलतियां कई हैं। सबसे पहला तो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तेज भागते स्टॉक के पीछे भागना और ओवर वैल्यूड दाम पर फंस जाना। फिर आता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग, आज इन्वेस्ट करके कल रिजल्ट की उम्मीद करना, और ऐसी उम्मीद ना पूरी होने पर पैनिक सेलिंग कर देना। और आजकल तो सोशल मीडिया के दौर में फोमो से बचना बफेट के जमाने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। और एक और गलती है ओवर ट्रेडिंग। रोज बाय सेल करके बस ब्रोकर को अमीर बनाना और खुद का स्ट्रेस बढ़ाना। और सबसे बड़ी गलती, इग्नोरिंग रिस्क। सिर्फ प्रॉफिट का सोचना कि ये डबल हो जाएगा, पर ये हाफ भी हो सकता है, ये भूल जाना। मतलब डाउन साइड को पूरी तरह इग्नोर कर देना। तो इस शोर को, इस नॉइस को ब्लॉक कैसे करें? इसको ब्लॉक करने का एक ही तरीका है कि आप अपने बनाए हुए प्रोसेस पर टिके रहें, बार बार रूल्स को रिवाइज करें और नॉइज से खुद को डिस्कनेक्ट करें। तो अगर हम इस पूरे एपिसोड, मतलब इस पूरी गहरी चर्चा के निचोड़ को समरी में रखें तो द गोल्डन रूल्स कुछ इस तरह हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन पहला असूल है, नेवर लूज मनी। सिर्फ वही इन्वेस्ट करें जो समझ आता है, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें, पेशेंस को अपना सुपर पावर बनाएं और क्राउड मेंटालिटी से उल्टा सोचें, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। एकदम सही समरी है ये। और ये सिर्फ शेयर मार्केट का ब्लूप्रिंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। ये जिंदगी में पेशेंस, डिसिप्लिन और सही डिसीजंस लेने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के दिमाग में एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो शायद सीधे इन किताबों में नहीं लिखी थी, पर इस बातचीत से निकल कर आई है। वो क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी कंपनी के स्टॉक को समझने से पहले शायद हमें अपने खुद के दिमाग की इंट्रिंसिक वैल्यू और अपने इमोशनल डिसिप्लिन को डेवलप करना पड़ेगा। क्या स्टॉक मार्केट में असली प्रॉफिट किसी कंपनी को एक्यूरेटली एनालाइज करने से आता है या अपने खुद के डर और लालच पर काबू पाने से? शायद सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट किसी बाहरी कंपनी में नहीं, हमें खुद के अंदर करनी होती है। इस बारे में जरूर सोचिए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।